Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen, आज हमारा 47th लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थायराइड ग्लैंड एंड द पैराथायरॉइड ग्लैंड। हम वो उसके बारे में पढ़े, इधर नहीं लिखते, बाद में लिखेंगे, सही है। सो थायराइड ग्लैंड, व्हाट इज इट, व्हाट वी से, याद रखिएगा, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़े साइज का होता है। व्हाट वी से, इट इज द लार्जेस्ट endocrine gland and it is present in the anterior of neck below the larynx. What is this? ये यहाँ पे जो इस उभरा सा हिस्सा होता है ना, हड्डी की तरह, ठीक है, उसके ऊपर हाथ मारे तो आवाज वो बदलते हैं। दिस इज द लेरेंक्स, द वॉइस बॉक्स, एंड उसके बिल्कुल नीचे दिस पोर्शन इज दी यहाँ पे होता है थायराइड, 2 lobes, दिस वन एंड द लेटरल वन, सही है। तो मैं रेड कलर से अगर आपके सामने डी मार्क कर दूं तो आई वुड से दिस इज द थायराइड ग्लैंड। समझ रहे हैं, थायराइड। और अगली बात ये है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर बैक साइड पे, इसकी जो लेटरल लोब है उसकी बैक साइड पे 4 छोटे छोटे पैराथायरॉइड ग्लैंड भी होते हैं, उनके बारे में हम इसके बाद में बात करेंगे। The thyroid gland produces 3 important thyroid hormones. The 2 are called as the T4 and T3, and one is called as the कैल्सिटोनिन, सही है, याद रखें। एंड दीज 3 हार्मोन्स आर कंट्रोल्ड बाय द सिग्नल्स which are coming from anterior pituitary lobe called the thyroid stimulating hormone. पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी के ऊपर किससे ऑर्डर आया था वो हमने पहले बात की हुई है। TSH को किसने रिलीज करवाया था? थायराइड रिलीजिंग फैक्टर कमिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। तो ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं और व्हाट इज देयर फंक्शन, ये कैसे रिलीज होते हैं, हमने कल बात की थी। इस हार्मोन को हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं और इस हार्मोन को हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं, थायरोनिन, ठीक है। और इसको हम T3 या फिर ट्राई आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं। ये दोनों हार्मोन्स का एक ही तकरीबन फंक्शन है और आपने याद रखना है, दे अफेक्ट द बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर ख़ास तौर पे जो ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी बनाई जाती है, और बहुत सारे प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, विच आर इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड टू प्रोड्यूस द ग्लूकोज एंड एनर्जी, विच आर इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ द रिजर्व्ड बॉडी फैट्स एंड ग्लाइकोजन। उसको भी, ग्लाइकोजन को वैसे तो ग्लूकागॉन वो एक अलग बात है, बहरहाल ओवरऑल फैट्स को इस्तेमाल करना और बॉडी को यूज़ करना, बॉडी के अंदर एनर्जी को बनाना, ये इसको कंट्रोल करते हैं। पर्टिकुलरली ये हार्मोन्स नॉर्मली ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड हाई होते हैं, हाई ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल है। जब बच्चे होते हैं, बच्चों में थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर आप किसी का TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट भी पढ़ें तो उसमें जो वैल्यूज़ दी होंगी, रेफरेंस वैल्यूज़, उसमें बच्चों वाली वैल्यूज़ हाई होती हैं, जो दरमियाने दर उम्र के लोग उनकी थोड़ी सी लो, और फिर जो सबसे बूढ़े मेरे जैसे उनकी सबसे लो रेफरेंस वैल्यूज़ होती हैं कि अगर आपका इसके दरमियान। तो ये क्यों होता है कि हाई पीरियड ऑफ ग्रोथ के अंदर ये वाले हार्मोन, नंबर 1 ये क्या काम करते हैं, इनके 3 अहम काम है। सबसे अहम काम तो यही है कि ये जो है ना जी, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हैं, तेज़ करते हैं, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन बॉडी में मुनासिब रहती है। मुनासिब का लफ्ज़ अच्छा है, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे दे सोमैटोट्रोफिन के साथ मिल के ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ,
सोमैटोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन था ना, उसके साथ देखें ना जी, ग्रोथ हार्मोन आपने पढ़ा था कि वो प्रोटीन सिंथेसिस तो करवा देगा और सेल्स को डिवाइड करने पे उकसा देगा, पर वो हार्मोन कैन नॉट प्रोवाइड सच अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ग्रोथ के लिए नए सेल्स चाहिए और नए सेल्स के लिए प्रोटीन्स के साथ साथ बहुत सारी एनर्जी शरीफ भी चाहिए होती है। वो एनर्जी यहाँ ये हार्मोन उसके साथ मिलके अलोंग विद दी इन कंसंट्रेशन विद दी सोमैटोट्रोफिन, उसके साथ मिलके ये वाला काम करेंगे। और तीसरे नंबर पे ग्रोथ के बाद ये हार्मोन डिफरेंशिएशन, खास तौर पे डिफरेंशिएशन बेटा क्या किस चीज़ को कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि अगर शुरू में सारे सेल्स एक जैसे हैं, जिस तरह आप शुरू में 8वीं 9वीं तक आप सब लोग एक ही किताबें पढ़ते थे, फिर 9वीं में आप लोगों ने क्या काम किया जी, कुछ कंप्यूटर बन गए तो कुछ बायोलॉजी रख लिए, फिर आगे कुछ मैथ्स चले जाएंगे तो कुछ बायोलॉजी। दिस इज द डिफरेंशिएशन, यानी शुरू में द होल स्टूडेंट्स लाइन एक सेम है और जब उनमें से कुछ काम करना, यानी दिस इज द फिनोमेना इन विच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड to perform a different function. That is what we say, that the differentiation, and these hormones are also responsible for differentiation of nerve cells. Yes, ठीक है जी। और यानी नर्वस टिश्यू में खास तौर पे ये डिफरेंशिएशन कराते हैं और नर्वस यानी न्यूरॉन्स बनवाते हैं, अगर आप समझ जाएं तो सही है। और इवन उनकी थोड़ी बहुत ही सारी तो नहीं, लेकिन उनकी थोड़ी बहुत ही रीजनरेशन में भी हिस्सा लेते हैं। पर दूसरे नंबर पे इसकी एक और एग्जांपल है, दैट इज, अगर आप गौर करें, एक प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस का, ये इसी डिफरेंशिएशन के अंदर ही एग्जांपल आएगी। एक तो न्यूरॉन्स की और दूसरा मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है, ये एम्फीबियंस यानी ये जो मेंढक वगैरह होते हैं उनों के अंदर एक प्रोसेस है जो उनकी रिप्रोडक्शन का है, जिसमें वो एक जो जाइगोट बनता है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के तो वो एक एडल्ट मेंढक बनता है। और उसमें एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं टेडपोल। क्या कहते हैं? वो एक मछली की तरह की, एक डड्डू मछली की तरह, वो आप देखें आगे से ऐसे करके होता है, सही है। बचपन में हम मछलियाँ पकड़ने जाया करते थे तो कई दफ़ा वो पकड़ के ले आते थे, तो ये नहर के ऊपर जाते थे, तो क्योंकि वो ऐसे दुपट्टा लेके ना अम्मा का, तो वो पानी के अंदर से गुजारते थे। पानी शैलो होता था ना जब नहर रुक जाती थी, तो उसके अंदर से गुजारते थे, तो जितना वो उसके ऊपर आ जाता था उसको बोतलों में डाल के ले आते थे। उसमें मछलियाँ भी होती थी, ये भी होते थे। तो खैर बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ये वो टेडपोल होते हैं। अब टेडपोल की होती है दुम, और वो एडल्ट में कन्वर्ट जब होता है तो उसकी दुम खत्म हो जाती है। पर इफ दीज हार्मोन्स आर डेफिशिएंट इन दोज लार्वास, दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू द एडल्ट, बट दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द लार्जर साइज टेडपोल, क्योंकि ग्रोथ तो हो रही है पर डिफरेंशिएशन नहीं, क्योंकि हार्मोन्स वर डेफिशिएंट। तो दैट इज वाई डिफरेंशिएशन, वो टेल खत्म ही नहीं हुई, कुछ सेल्स मरे ही नहीं वहाँ पे, वहाँ एपोटोसिस नहीं, एपोप्टोसिस जिसको आप कहें, वो नहीं हुआ। अच्छा, तो ये आपको लग गया पता कि ये इन हार्मोन्स के मतलब काम है। और दे आर, ये T3 क्यों कहते हैं? इसमें 3 आयोडीन लगे होते हैं थायरोनिन के साथ, इसमें 4 लगे होते हैं, तो T4 कहते हैं। मेन कंपाउंड भी यही है। अच्छा जी, ये भी हमें समझ आ गया और ये भी हमें समझ आ गया, इसमें कोई भला चीज़ तो नहीं है। तो हम मज़ीद इसकी बात करते हैं कि इन हार्मोन्स के कम या ज़्यादा, देखना इसमें वही है ना, इट्स लाइक ग्रेव्स डिजीज़, और दिखाना कौन कौन से हैं जी। मिक्सोडीमा होगा, ग्रेव्स डिजीज़ होगी, और एक और चीज़ भी है, दैट इज़ क्रिएटिनिज्म। तो अगर हम गौर करें तो ये, इसको हम आम जुबान में कहेंगे, अगर अब मैंने आपको कहा था कि एक चीज़ देखनी है कि हाई हूँ तो लो हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर ये हार्मोन ज़्यादा हूँ यानी इंक्रीज, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर एक्सेसिव थायरॉक्सिन इज प्रोड्यूस, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है जी, ग्रेव्स डिजीज़। तो क्या हुआ, देखिए आप गौर करें, अगर आप बेस समझ जाए ना, कॉन्सेप्ट समझ जाए, तो आपको ये सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। ग्रेव्स डिजीज में क्या हुआ, इंक्रीज, यानी इंक्रीज तो अच्छा लफ्ज नहीं, एक्सेसिव थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, एक्सेसिव थायराइड फंक्शन, यानी हाइपर थायराइडिज्म है, ज़्यादा बड़ी ज़्यादा अमाउंट में ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब ज़रा इस बात पे आप गौर करें, मैं सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, एक एक पॉइंट फिर आपको समझ आ जाएगी। देखेंगे, मुझे एक बात बताएं, अगर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन बढ़ गए हैं तो उससे क्या होता है?
उसमें ये होता है, अच्छा ये उसकी वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक हाइपोथायरॉयडिज्म, एक हाइपरथायरॉयडिज्म होता है और एक ग्रेव्स डिजीज। असल में गल दोनों में, काम दोनों में सेम होता है पर वजह दोनों में डिफरेंट होती है। जो हम चूंकि ग्रेव्स डिजीज पढ़ रहे हैं, ग्रेव्स डिजीज में एक चीज होती है, एक प्रोटीन बॉडी के अंदर ऐसी प्रोड्यूस होती है जो कि मुसलसल थायरॉक्सिन की मिकदार को बढ़ाती रहती है। समझ रहे हैं ना आप बात को? यानी एक एबनॉर्मल, यानी इसकी काज क्या है? एबनॉर्मल प्रोटीन है एक, सही है जी, एक प्रोटीन है जो नॉर्मली नहीं होती और दैट काजेज द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थायराइड, इंक्रीज थायराइड फंक्शन। वो स्टिमुलेट करती रहती थायराइड ग्लैंड को कि और बनाओ और बनाओ और बनाओ और बनाओ। अब काम क्या होगा? देखें, मुझे एक बात बताएं, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन गए बढ़ हैं, जब हार्मोन बढ़े तो क्या ये वाला काम ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो ग्लूकोज ज्यादा टूटेगा, मेटाबॉलिक रेट हाई। मेटाबॉलिक रेट जब अचानक या ज्यादा देर तक हाई रहता है तो बंदे के हाथ कांपते हैं, बंदे के अंदर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, बंदे का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बंदे का हार्ट रेट तेज़ काम करता है, यहाँ पसीने आते हैं, ये सार। और फिर अगर लंबे अरसे तक काम चले तो आप खाते तो इतना है नहीं, तो आपकी बॉडी के जो रिजर्व्स हैं, जो फैट है थोड़ी बहुत बॉडी में, वो सारी की सारी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। समझ गए बात को जनाब? अब ये सारी बातें आप लिख लेंगे ग्रेव्स डिजीज में। इफ द एक्सेसिव प्रोडक्शन of the thyroid hormones due to an abnormal, ये आप लिखेंगे साथ, due to an abnormal protein which causes the more stimulation, which causes the more production of the thyroid gland। अब वो थायराइड के जो हार्मोन है थायरॉक्सिन और T3, उनकी एक्सेसिव प्रोडक्शन विल लीड टू इंक्रीज इन द बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी दैट कैन इंक्लूड शिवरिंग ऑफ द हैंड, वेट लॉस, क्योंकि मैंने बता दिया हार्ट कार्डियक का अगर अचानक वावा सारा बढ़ जाए तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कुछ अगर आप गौर करें तो कई दफ़ा तो ऐसे भी होता है, एक बंदा है वो थायराइड, आजकल ख़वातीन में ये बड़ी बीमारी है, दैट इज़ दी हाइपोथायरॉयडिज्म। वो ये नहीं है, सही है, हाइपोथायरॉयडिज्म। इवन हाइपरथायरॉयडिज्म भी ये बात नहीं है। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब गल तो वो है कि थायराइड बढ़ गया लेकिन उसकी वजह डिफरेंट है ग्रेव्स डिजीज से, सही है। लेकिन आप देखें खवातीन में है हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी, उनका थायराइड उतना काम नहीं करता बॉडी के अंदर, तो उनको ठंड मन लगती है और बॉडी मेटाबॉलिक रेट कम होता है थोड़ा, तो वो हॉस्पिटल जाके डॉक्टर चेक करते जी थायराइड बताओ, तो वो चेक करते जी ठीक है जी, इसको अब सारी ज़िंदगी एक गोली खानी पड़ेगी, दैट इज़ द थायरॉक्सिन बाहर से, क्योंकि थायराइड ग्लैंड इज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उसको थायरॉक्सिन सारी जिंदगी खानी पड़ते हैं। अब कोई लोग शौके होके, ख़ास तौर पे कुछ लोग शौके होके वो ज़्यादा थायरॉक्सिन खा लेते हैं, which can lead to sudden increase in the metabolic rate, sudden increase in the heart rate and फौतगी, that can lead to cardiac arrest, that can lead to the death as well। so इसको हम कहते हैं जी कि ये हो गया, that is what we say ग्रेव्स डिजीज का पता लग गया सारा कुछ। तो ये लिखने की जरूरत है नहीं ना। अच्छा, अब मैं कैल्सिटोनिन को थोड़ा सा इधर ना लिख दूं। अच्छा, अब ये अगर कम हो जाए तो दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये कंजेनिटली थायराइड ग्लैंड उतना काम, कंजेनिटली कहते हैं माँ के पेट से ही ऐसी चेंजेस आई हैं कि बच्चा जो है शुरू से ही कोई ना उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्शन नहीं कर रहा। तो एक बच्चे ने पैदा होने के बाद ग्रो होना होता है ना, डिफरेंशिएट भी कुछ थोड़ा बहुत, कुछ सेल्स नए डिफरेंशिएट भी होते हैं ना, ग्रोथ भी होनी होती है ना। तो अगर बच्चा शुरू से ही ऐसा हो कि उसकी बॉडी में थायराइड की इनसफिशिएंसी हो राइट फ्रॉम द डे वन ऑफ देयर बर्थ, यानी कंजेनिटल डिजीजेस, वो डिजीजेस जो माँ के पेट में आती हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिएटिनिज्म, ठीक है जी। और आप गौर करें तो इधर देखें, क्रिएटिनिज्म क्या होगा? दी कंजेनिटल डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड थायराइड फंक्शन, वो कम हो गया। अब मुझे बताएं ये काम होंगे?
नहीं होंगे, कम होंगे। तो ऐसा बंदा वो नॉर्मली डेवलप नहीं हो पाता, उसका दिमाग मेंटली ख़राब हो सकता है, प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, उसकी स्किन ख़राब हो सकती है, पफीनेस ऑफ द स्किन और बड़े मसले आ गए। मैंने काज बता दी, बाकी सारा कुछ ये बता दिया, तो आप इसकी बुनियाद पर पढ़ते पढ़ते उन सारी बातों को आप इधर अप्लाई कर सकते हैं को उनके बाल ख़राब हैं, स्किन ख़राब है वगैरह वगैरह एंड वगैरह। सही है, मैंने सिर्फ नाम बता दिया तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ जी, सवाल है क्या? कंजेनिटल कंजेनिटल क्या होता है ये पूछ रही हैं आप? अभी तो दसे हैं। कंजेनिटल मीन्स वो प्रॉब्लम्स जो माँ के पेट से ही आते हैं, यानी वो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट वो प्रॉब्लम आ जाए। एक होते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम, वो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी कंजेनिटल प्रॉब्लम हो सकते हैं कि माँ के पेट में, फिर उसके बाद माँ कोई दवाइयाँ ऐसी खा रही है या कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसकी वजह से भी कंजेनिटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर मैंने एक इतना बड़ा लेक्चर दिया था अपनी क्लास में जब मैं पढ़ते थे। एक कंजेनिटल प्रॉब्लम ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज इन काउज एंड बफलोज। सही है जी। अच्छा, तो आपको लग गया पता। हेलो, आप बड़ा हंस रही हैं। अच्छा जी, तो क्रिएटिनिज्म आपको लग गया पता। नेक्स्ट, अगर ऐसा हो जाए कि शुरू में तो भाई सही था, कोई इशू नहीं था, बंदा सही था, प्रॉब्लम नहीं है, तो आफ्टर दैट देयर कैन बी प्रॉब्लम के जी थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। दिस कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन शरीफ, क्योंकि आपको पता है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को अपना काम करने के लिए 4-3 आयोडीन की जरूरत होती है। तो वो आयोडीन नहीं अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट, दिस कैन लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड मिक्सोडीमा। क्या हो गया जी? डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड। याद रखें, जब आयोडीन पूरी नहीं होगी, थायराइड ग्लैंड अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा, उसको बार बार स्टिमुलस मिलेगी कि तुम्हारे हार्मोन थोड़े हैं। वो कहेगा मैं तो सही हूं, मैं तो हार्मोन सही बना रहा था, तो उसे ये नहीं पता कि उसकी आयोडीन कम है। तो नेचुरली टेंडेंसी है सेल्स के अंदर कि जब उनको स्टिमुलेट किया जाए कि एक ऑर्गन को कहा है कि आप कम है, क्योंकि उसको केमिकल स्टिमुलस तो मिल रहा है, ठीक है, और ऊपर से टीएसएच भी आ जा रहा है, तो वो सूजना नहीं, वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी सेल्स ज्यादा, हाइपरप्लेशिया, सेल्स का नंबर ज्यादा हो जाता है, थायराइड ग्लैंड इतना बड़ा हो जाता है। और थायराइड ग्लैंड के, अच्छा याद रखिएगा, एक होता है हाइपरट्रॉफी होता है सेल्स उतने ही रहते हैं 10-15, जितने भी हों, 1000 हो, 10,000 हो, पर उनका साइज बढ़ जाता है, तो ऑर्गन का साइज बढ़, जिस तरह हम ऐसे एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स का साइज बढ़ता है ना, वो हाइपरट्रॉफी होती है, मसल सेल डिवाइड नहीं करते। और जब कभी अगर सेल्स का नंबर बढ़ने के साथ ऑर्गन का साइज बढ़े, इसे हाइपरप्लेशिया कहते हैं। So this can lead to hypertrophy as well as hyperplasia of the thyroid. इसमें ऑर्गन बड़ा होता है पर उसको दर्द नहीं होती, सूजता नहीं है, वो सोजिश और चीज होती है जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो दिस इज द हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया ऑफ द थायराइड लीडिंग टू द इंक्रीज, यहाँ पे एक नेक पे स्वेलिंग जिसको हम एक्सोथेल्मिक गोइटर कहते हैं, गिल्लड़, इसको गला बड़ा है जी, गल्लड़ भी कहते हैं ये पंजाबी जुबान में। तो आपको लग गया पता, दिस कंडीशन इज व्हाट वी से मिक्सोडीमा। एंड देन मुझे एक बात बताएं, अगर थायराइड के देखें ना जी, थायराइड के ये काम थे डेफिशिएंसी और वजह से, कंजेनिटल, बच्चा अभी छोटा है, छोटे से बच्चे, ये जो बड़ा इंसान है, बड़ी उम्र का है, उसकी बात हो रही है, और इस कंडीशन में वो खाएगा, उसकी बॉडी में फैट जमती जाएगी, वह से बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके मेटाबॉलिज्म रेट बहुत कम हो गया। ऐसे बंदे को ठंड भी बहुत ही लगती है क्योंकि उसमें हीट नहीं सही प्रोड्यूस होती। जो जितने लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है, वो शाम को उनको ठंड लगती है, अभी भी लगती है, और ज़्यादा लगती है, दे डू नॉट फील इट, सम टाइम दे फील इट। हाँ, तो ये है जी मिक्सोडीमा। इसमें क्या हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन लीड्स टू द अंडर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड विच लीड्स टू द इंक्रीज इन द वेट, दिमाग खराब हो जाता है और हाथों ये पूरी इनकी पफीनेस हो जाती है, इसके अलावा बॉडी में फैट्स वावा सारी बढ़ जाती है। तो दिस इज व्हाट वी से द कंडीशन नोन एज मिक्सोडीमा। पता लग गया? तो देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रेव्स डिजीज,
क्रिएटिनिज्म एंड मिक्सोडिमा। ये 3 मेन थी बातें आपकी किताब में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट जो तीसरा हार्मोन है, अगर वो अच्छा हुआ इधर ही आ जाएगा, तो तीसरा हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड दैट इज द कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इज द थर्ड हार्मोन। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए, क्यों? अभी आपने कैल्शियम वाली गोली खाई है, अभी आपने दूध पिया तो थोड़ी देर के बाद कैल्शियम इंक्रीज इन द ब्लड। इफ देयर इज कांस्टेंट इंक्रीज एंड कंटिन्यूअस इंक्रीज, नॉट कांस्टेंट, वावा सारी इंक्रीज इन द कैल्शियम ऑफ द ब्लड, इन द ब्लड कैल्शियम लेवल। देखें ना, अगर ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा बड़े मसले आ सकते हैं। क्यों? कैल्शियम आपको पता है एक तो नर्वस सिस्टम के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी के साथ इसका लिंक है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज की ट्रांसमिशन में भी कैल्शियम एक तरह से इन्वॉल्व है, नंबर 1। नंबर 2, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम इन्वॉल्व है। नंबर 3, स्केलेटल मसल ही नहीं, हार्ट के मसल्स की उसमें भी कैल्शियम, अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए तो बाकायदा हार्ट रेट बढ़ जाता है, सही है। इसी तरह मसल्स टोन अप हो जाते हैं अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा बढ़ा हो तो, सही है। इसके अलावा जी कैल्शियम के, और अगर कैल्शियम का ब्लड में लेवल ज़्यादा हो तो आपको पता है हाइपर कैल्शियमिया प्लस हाइपर ऑक्सिलेरिया लीडिंग टू किडनी स्टोन्स एज वेल। सो द हाई कैल्शियम इन द ब्लड कैन कॉज द सीरियस प्रॉब्लम्स, नॉट वेरी सीरियस बट सीरियस प्रॉब्लम्स, सही है जी। अब ये इसको कम करना ज़रूरी होता है, तो वो काम करता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल, decreases the blood calcium level. कैसे? It causes the deposition of calcium into the bones, हड्डियों के अंदर कैल्शियम को जमा करवा देता है। अगर आप इस तरह, मैं एक इक्वेशन अक्सर लिखता होता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ब्लड, सही है, और यहाँ पे लिखूँ बोन्स, तो ब्लड से बोन्स के अंदर जो हार्मोन कैल्शियम को डिपॉजिट, यानी ब्लड कैल्शियम प्लस बोन कैल्शियम, तो जो ये काम करेगा ये कैल्सिटोनिन करेगा। और एक बात याद रखनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल ये है और कैल्सिटोनिन उसको नीचे कर देगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि ब्लड के अंदर नॉर्मल कैल्शियम लेवल ये था, ये सीधी लाइन, और ये बढ़ गया था और कैल्सिटोनिन ने इसको नॉर्मल किया है, यानी कम किया है। ये इसका मतलब है डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी, और ये कब होगा? जब ब्लड में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होगी तो द थायराइड ग्लैंड विल बी स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंड रिलीज द कैल्सिटोनिन हार्मोन विच विल कॉज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनटू द बोन लीडिंग टू डिक्रीज इन द ब्लड कैल्शियम लेवल टू द नॉर्मल पॉइंट, सही है। और अब मैं आपको दूसरा ग्लैंड, एक ही ग्लैंड है बेसिकली, वो क्या है? वो पैराथायरॉइड्स हैं, 4 लोब्स हैं जी, और वो बेसिकली इसके पीछे और इसके अंदर ही धुंसे हुए होते हैं, ये जो थायराइड ग्लैंड है, और इनको हम कहते हैं पैराथायरॉइड्स। और ये एक ही हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं पैरेट हार्मोन या पैराथॉर्मोन। दिस हार्मोन causes the increase in the blood calcium, increase in the blood calcium। कैसे? ये हड्डियों के अंदर से जो है ना कैल्शियम को उठा के ले आता है, तो इसका मतलब है ये वाला काम करता है। तो पैराथॉर्मोन क्या करता है? इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय ब्रिंगिंग द कैल्शियम फ्रॉम बोन इनटू द ब्लड। अब अगर आप गौर समझें, दोनों हार्मोन्स के कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ेगा? देखें, मैंने बता दिया ना वो कैसे बनता है। अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो तो उससे पैराथॉर्मोन निकलेगा, अगर ब्लड में कैल्शियम की ज्यादती हो तो उससे ये, यानी काज भी पता लग गई, कहां से निकले थे वो पता लग गया, क्या किया वो पता लग गया। अब दोनों हार्मोन को मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि दोनों की ज्यादा या कम होने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, कैल्सिटोनिन का काम है ब्लड से कैल्शियम उठा के बोन्स में डालना। अगर कैल्सिटोनिन की कमी होगी तो अगर आपने ज्यादा कैल्शियम खा लिया है या कैल्शियम आपके ब्लड में गया है तो वो आपको तंग करेगा। और वो कैसे तंग करेगा वो मैंने आपको बता दिया, मसल्स, हार्ट रेट बढ़ जाता है, 100 और मसले मसाइल है। और अगर कैल्सिटोनिन ज्यादा हो जाए तो वो कैल्शियम को बहुत कम कर देगा, एबनॉर्मली डाउन कर देगा।
जिसकी वजह से क्या होगा, मस्कुलर टेटनी। आप पता है टेटनी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी, बंदे को कुड़ाल पड़ने शुरू हो जाता है उसी वक्त, मसल्स उसके प्रॉपरली काम नहीं करते। पता लग गया जी। तो ये कैल्शियम की कमी और ज्यादती की वजह से चीजें हो गई। अब पैराथॉर्मोन इसके उलट है, अगर पैराथॉर्मोन ना हो तो ब्लड की कैल्शियम अगर कम हुई भी है तो उसको नॉर्मल कौन करेगा, तो वो मसले मसाइल जो ब्लड के अंदर लो कैल्शियम की वजह से आते हैं। और अगर पैराथॉर्मोन ज्यादा हो जाए तो हड्डियों से निकाल के कैल्शियम डालता जाएगा ब्लड में, हड्डियां कमजोर तो रिकेट्स हो जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को। सो दीज आर द थिंग्स, क्योंकि इन दोनों हार्मोन को कंपैरिजन में पढ़ाना चाहिए और मैंने हमेशा पढ़ाया है इसी तरह। और ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, एक दूसरे के उलट काम करते हैं, जो वो करता है वो उसके उलट काम करता है। समझ आ गई बात की। तो दिस वाज ऑल अबाउट द थायराइड्स एंड पैराथायराइड्स। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन यू कैन आस्क।